बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। इसी चैप्टर का आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है डीएनए रेप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, डीएनए का वर्ड ऑलरेडी आपने सुना हुआ है क्योंकि हमने डीएनए को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए क्या है, डीएनए की केमिकल कंपोजिशन क्या है, डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है, क्या डीएनए ही कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है या नहीं करता। तो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। एक न्यू वर्ड आपके सामने आया हुआ है, रेप्लिकेशन। सो डीएनए रेप्लिकेशन का क्या मतलब है, इसको प्रॉपर डिफाइन करने से पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं, इसके जो मीनिंग हैं वो समझते हैं, देन फिर इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेप्लिकेशन का वर्ड है, ये रेप्लिकेशन रेप्लिका से निकला है और रेप्लिका कहते हैं एग्जैक्ट कॉपी को। रेप्लिका का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। एग्जैक्ट कॉपी का यह मतलब है बिल्कुल उसी जैसी कॉपी, जिसको एग्जैक्ट कॉपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अपना आईडी कार्ड जो है वो फोटोस्टेट करवाते हैं तो उसकी एग्जैक्ट कॉपी जो है वो आपको निकाल के दे देता है। तो इसी तरह रेप्लिका का मतलब है एग्जैक्ट कॉपी और डीएनए का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं। सो डीएनए रेप्लिकेशन का क्या मतलब हुआ कि जब डीएनए अपनी ही जैसी जब डुप्लीकेट्स कॉपीज बनाता है, गौर से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब डीएनए अपनी ही जैसी डुप्लीकेट कॉपीज बनाता है, इस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। सो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, अब इसको मैं डायग्राम से समझाता हूं, फिर देन इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, डीएनए रेप्लिकेशन तो आप समझ चुके हैं कि जब डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है तो आपके माइंड में अभी एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर डीएनए अपनी जैसी कॉपीज क्यों बनाता है, इसको क्या जरूरत है। तो जरा गौर से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, जब आप बच्चे थे, छोटे थे, तो उस टाइम आपकी बॉडी के सेल्स जो थे वो कम थे, लेकिन जूं आप ग्रोथ कर रहे हैं तो ग्रोथ असल में क्या है, बॉडी के सेल्स में इजाफा है। यानी बॉडी के सेल्स ने माइटोसिस की है, डिवीजन हुई है और सेल्स बड़े हैं तो आपकी ग्रोथ हुई है और आप एडल्ट तक पहुंच जाए हैं। या फॉर एग्जांपल, किसी भी जगह पे इंजरी हो जाती है, जख्म हो जाता है, तो कुछ दिन बाद देखते हैं कि हम वो एरिया कवर हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या आंसर है, ये कवर क्यों होता है और हमारी ग्रोथ क्यों होती है। तो डेफिनेटली आप इस टाइम यही आंसर कर रहे होंगे कि सर सेल डिवाइड होते हैं। सेल क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, ये कोई भी सेल है, इस सेल के अंदर इमेजिन करें एक डीएनए है। अगर यह सेल डिवाइड होगा, फॉर एग्जाम्पल ये सेल में कहता हूं कि यहां से डिवाइड हो चुका है, तो इसका क्या मतलब हुआ, आधा डीएनए क्या एक सेल में चला जाएगा और आधा डीएनए दूसरे सेल में चला जाएगा? नहीं। अब क्या होगा, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो सेल के अंदर जो जितने भी डीएनए होते हैं वो अपनी एग्जैक्ट कॉपीज बना देते हैं। कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सेल है, इसने एक सेल से दो सेल बनने हैं, तो कैसे बनेगा जरा गौर से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। आपने सेल साइकिल डिटेल से पढ़ा होगा, मैं जस्ट उसको समराइज करता हूं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि डीएनए रिप्लिकेट क्यों होता है, इसको जरूरत क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, ये सेल है, इस सेल ने डिवाइड होना है, दो सेल बनाने हैं, तो ये सेल क्या करेगा, इस सेल ने अगर करना है तो ये सेल अपने साइज को बढ़ाएगा और इसके अंदर जो डीएनए है वो तो अभी एक है,
तो इसने अपने ही जैसी एग्जैक्ट कॉपी बनानी है, यानी डीएनए रिप्लिकेशन करना है। तो ये क्या करेगा, ये अपनी ही जैसी, फॉर एग्जांपल इसका एक स्ट्रैंड डीएनए का एक साइट पे होगा और दूसरा स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा, और ये एक इस डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये इस डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। अब क्या होगा, इसके साथ एक दूसरा स्ट्रैंड बन जाएगा और इसके साथ जो पहले स्ट्रैंड मौजूद था इसके साथ दूसरा स्ट्रैंड बन जाएगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स मुझे यह बताइए कि क्या हुआ है। इधर एक डीएनए था, तो सेल ने ग्रोथ की, क्योंकि सेल डिवाइड होना चाहता है, तो ग्रोथ की, उसने अपना साइज बढ़ाया। साइज बढ़ाने के साथ साथ उसके अंदर एक डीएनए था, अब उसने अपनी 2 कॉपीज बना दी हैं। तो अब मुझे यह बताइए डियर स्टूडेंट्स, अब ये डिवाइड होगा तो क्या होगा, एक डीएनए इधर फॉर एग्जांपल यूं और एक डीएनए इधर, ये डिवाइड होकर यूं बना देगा, यानी कि ये वाला जो सेल है ये यूं डिवाइड हो चुका है। तो डेफिनेटली आप समझ चुके होंगे कि डीएनए रिप्लिकेट क्यों होता है। जस्ट एक लाइन में दोबारा बता देता हूं, डीएनए इस वजह से रिप्लिकेट होता है क्योंकि अगर डीएनए रिप्लिकेट ना होता तो क्या होता, एक सेल में फॉर एग्जांपल ये एक था, तो एक में तो डीएनए होता, क्या दूसरे में कुछ ना होता, ये दूसरे में कम कॉपीज होती। तो डेफिनेटली आप समझ चुके होंगे कि डीएनए रिप्लिकेट क्यों करता है। सो आप अगर इस डायग्राम को देखें तो ये वाला फॉर एग्जांपल ये वो डीएनए है जो पेरेंट सेल के अंदर है। अब इस डीएनए को हम पेरेंटल डीएनए कहेंगे। पेरेंटल डीएनए इस वजह से कहेंगे क्योंकि इसने अपनी कॉपीज बनानी है। क्लियर है? तो वो डीएनए जो डिवाइड होकर या जो रिप्लिकेट करेगा उस डीएनए को हम पेरेंटल डीएनए कहते हैं। जब ये अपनी कॉपीज बना देता है, यानी 2 कॉपी बन गई हैं, इसकी डुप्लीकेट हो चुका है, डिवाइड हो चुका है, तो अब इनको हम डटर डीएनए कहेंगे। डटर डीएनए कहेंगे। सो ये जब डिवाइड हुआ तो ये कौन से डीएनए हो गए? डटर डीएनए हो गए। तो डटर डीएनए में कैसे बने, अगर आप जरा सा गौर से देखें, जो डटर डीएनए है, एक स्ट्रैंड पेरेंट डीएनए का यूं आया, दूसरा स्ट्रैंड इस तरफ आया। अगर रेड को आप गौर से देखें तो इस पुराने स्ट्रैंड जो पेरेंट से आया हुआ है, इस पुराने स्ट्रैंड के साथ एक नया स्ट्रैंड बन गया है। सो पेरेंटल डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे, और उसके साथ जो नया स्ट्रैंड बना है जिसको मैंने यहां पे ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है, इसको हम डटर स्ट्रैंड कहेंगे। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है, वो स्ट्रैंड जो पेरेंट वाला होता है। डटर स्ट्रैंड वो है जो पेरेंट के साथ नया बन जाता है, उस स्ट्रैंड को हम डटर स्ट्रैंड कहते हैं। सो अब इसको प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। ये वो प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच पेरेंट डीएनए डुप्लीकेट, पेरेंटल डीएनए डुप्लीकेट होता है या रिप्लिकेट होता है टू प्रोड्यूस टू डटर डीएनए, और क्या बनाता है? टू डटर डीएनए को बनाता है। इस प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। सर एक क्वेश्चन है। जी बोलें, क्या क्वेश्चन है? सर डीएनए जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो कौन से फेज में, कौन से स्टेज में डीएनए अपनी कॉपीज बनाकर तैयार हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मैंने इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो नेक्स्ट लिखा हुआ है। रेप्लिकेशन प्रोसेस अकर ड्यूरिंग इंटरफेस। जब सेल साइकिल हो रहा होता है तो सेल साइकिल में एक स्टेज होती है जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवाइड करने के लिए। तो ऐसे स्टेज को जो मैंने अभी इधर बनाया था, ऐसा स्टेज जब सेल का साइज बड़ा हो जाता है और उसके अंदर जो मटेरियल है, यानी वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है कि सेल मैंने 2 सेल में हाफ में डिवाइड होना है,
तो सेल साइकिल का वो स्टेज जो है वो इंटरफेज कहलाता है। सो एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरफेज क्या है। सो इंटरफेज वो फेज है जिसमें जो डीएनए है वो डिप्लीकेट हो जाता है। इंटरफेज में भी फर्दर फेजेस हैं। अगर एमसीक्यूज यूं आ जाए तो फिर आपने लिखना है इंटरफेज में जो एस फेज होता है उसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, यानी डीएनए अपनी कॉपीज बना देता है। इसके बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, पेरेंट डीएनए एंड डटर डीएनए। पेरेंट डीएनए क्या है? डीएनए विच इज रेप्लिकेटेड, वो डीएनए जो रेप्लिकेट होगा, डटर डीएनए मॉलिक्यूल बनाएगा, उसको हम पेरेंटल डीएनए कहते हैं। डटर डीएनए न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, जो इसके रिजल्ट में 2 न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बन चुके हैं, इनको हम डटर डीएनए मॉलिक्यूल कहते हैं। तो आपने ये माइंड में रखना है डटर डीएनए क्या है, पेरेंटल डीएनए क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है और डटर स्ट्रैंड क्या है। अब डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब डीएनए की रेप्लिकेशन के बारे में 3 मॉडल्स हमारे पास मौजूद हैं जो डीएनए की रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक मॉडल को सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं, सेकंड मॉडल को कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं, और जो थर्ड वन है इसको डिस्पर्सल मॉडल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 देखेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या है, कंजर्वेटिव क्या है एंड डिस्पर्सल मॉडल क्या है। सो सबसे पहले सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है वो प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो डीएनए में सेमी कंजर्वेटिव मॉडल किसने प्रपोज किया, तो आपने ये बात याद रखनी है, वाटसन एंड क्रिक ने इस मॉडल को प्रपोज किया। ये वही लोग हैं वाटसन और क्रिक जिन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर को, डीएनए के मॉडल को एक्सप्लेन किया है। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले जरा फोकस कीजिएगा, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी का क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स? हाफ, पार्शल। कंजर्वेटिव मीन महफूज। अब इसका क्या मतलब हुआ सेमी कंजर्वेटिव का, कि कोई चीज पार्शली ट्रांसफर हो रही है, महफूज हो रही है। अब जरा गौर कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन के बाद आपको इस वर्ड की समझ आ जाएगी। यह मॉडल यह कहता है कि फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, और डीएनए आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, डुप्लेक्स की फॉर्म में होता है। उसका एक स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ होता है और दूसरा स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होता है। तो अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं भी आपको ये बड़ा कंफ्यूजन लगे कि 5 प्राइम क्या है, 3 प्राइम क्या है। तो अगर आपने इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा 5 प्राइम और 3 प्राइम का मतलब क्या है। यहां पे मैं अगर सिंपली बताऊं, 5 प्राइम का यह मतलब है कि यहां पे कार्बन नंबर जो 5 है वहां पे एंडिंग है, और 3 प्राइम का यह मतलब है कि कार्बन नंबर 3 पे वो एंड हो रहा है। अब ये मॉडल ये कहता है ये जो पेरेंटल डीएनए है जब ये रिप्लिकेट होगा तो रिप्लिकेट होने के लिए ये इसका एक स्ट्रैंड इलादा हो जाएगा और दूसरा स्ट्रैंड भी इलादा हो जाएगा। ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड हैं, इन 2 स्ट्रैंड्स को इलादा इलादा कर दिया है। अब एक स्ट्रैंड के ऊपर जरा फोकस कीजिएगा, एक नया स्ट्रैंड बन जाता है और दूसरे पेरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर भी एक नया स्ट्रैंड बन जाता है। यानी कि जो डीएनए था वो डबल स्ट्रैंड था, उसका एक स्ट्रैंड भी सेपरेट हुआ, दूसरा स्ट्रैंड भी सेपरेट हुआ, तो उस स्ट्रैंड के ऊपर एक नया स्ट्रैंड बन गया।
तो एक डीएनए से अभी आपके पास 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। जरा इससे आगे फोकस कीजिएगा। अब इसको अगर इमेजिन करें ये पेरेंटल डीएनए है, तो अब ये कैसे डिवाइड होंगे? इसके भी इसी तरह ये एक पेरेंटल डीएनए यूं है और ये वाला दूसरा पेरेंटल डीएनए यूं है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? इस पे फोकस करें तो एक पेरेंटल डीएनए, अगर इसको हम पेरेंटल डीएनए फोकस करें तो ये पेरेंटल है और ये भी पेरेंटल स्ट्रैंड है। तो नए स्ट्रैंड कैसे बनेंगे? इन 2 स्ट्रैंड से ही नेक्स्ट स्ट्रैंड बनेंगे। तो नए स्ट्रैंड कुछ यूं बन जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जरा सा फोकस करें तो इसका यह मतलब हुआ कि पेरेंटल डीएनए का एक स्ट्रैंड वैसे का वैसा रहता है, आधा डीएनए यानी एक स्ट्रैंड वैसे का वैसा होता है और एक स्ट्रैंड नया बन जाता है। इसी तरह यह केस भी है। अगर इसको पेरेंटल कंसिडर करें तो इस केस में देखें तो ये अगर पेरेंटल है तो पेरेंटल को ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं सेपरेट हो गए, तो पेरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर नए स्ट्रैंड बनेंगे। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? सेमी कंजर्वेटिव मीन के हाफ डीएनए यानी सिंगल स्ट्रैंड पार्शली कंजर्व हो जाता है, एक सेल में पार्शली जाता है और एक स्ट्रैंड दूसरे सेल में जाता है। सो इसी पॉइंट को मैंने लिखा है, पेरेंटल स्ट्रैंड आर पार्शली कंजर्व्ड इन बोथ सेल, बोथ डीएनए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक सेल था, जब ये इस डिवाइड हुआ तो एक में ये आ गया और दूसरे में ये आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? पेरेंट का एक स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड। पेरेंट का एक स्ट्रैंड तो पार्शली कंजर्व हुआ, मीन के पार्शली दोनों सेल्स में पेरेंटल डीएनए चला गया। 2 डटर मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड विद 1 ओल्ड एंड 1 न्यू स्ट्रैंड। 1 ओल्ड है और दूसरा न्यू स्ट्रैंड है। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल था वो है कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब अगर पार्शल था तो कंजर्वेटिव का क्या मतलब होगा? कंप्लीट। तो कंप्लीट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये मॉडल ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये डीएनए का मॉलिक्यूल है तो इस डीएनए जब अपनी कॉपी बनाना चाहता है तो ये जो पेरेंटल डीएनए है वैसे का वैसा होता है और इसके साथ दूसरा जो डीएनए है वो स्टेब्लिश हो जाता है। तो इसी पॉइंट्स जो मैंने अभी कहे, इन्हीं पॉइंट्स को मैंने यूं लिखा हुआ है, पेरेंटल डीएनए रिमेन इंटैक्ट इन डुप्लेक्स। जो पेरेंटल डीएनए है वो रिमेन रहता है, वैसे का वैसा रहता है, while न्यू स्ट्रैंड इज एस्टेब्लिश्ड, लेकिन नए स्ट्रैंड जो हैं वो बिल्कुल नए बन जाते हैं। पेरेंटल डीएनए फुली कंजर्व्ड इन नेक्स्ट जनरेशन। तो अगर ये एक सेल है तो जब ये 2 सेल्स में डिवाइड हुआ तो इसका यह मतलब हुआ कि एक सेल में जो डीएनए है वो कंप्लीटली कंजर्व्ड हो गया और दूसरे में कोई नया स्टेब्लिश हो गया। लेकिन यह कहता है नहीं, जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल वो ये कहता है कि एक स्ट्रैंड एक सेल में जाएगा, दूसरा स्ट्रैंड दूसरे सेल में जाएगा और नए स्ट्रैंड इन पुरानों के ऊपर बन जाएंगे। क्लियर है? इन दोनों में डिफरेंस ये है। तीसरा जो मॉडल है वो है डिस्पर्सल मॉडल। डिस्पर्सल कहते हैं टुकड़ों में तकसीम हो जाना, डिस्पर्स हो जाना, फैलना। तो ये मॉडल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जरा गौर से देखिएगा। ये इस मॉडल के मुताबिक क्या कहता है? ये मॉडल ये कहता है कि फॉर एग्जांपल ये पेरेंटल डीएनए है, ये फॉर एग्जांपल किसी सेल के अंदर पड़ा हुआ है, ये पेरेंटल डीएनए है। इस सेल ने जब डिवाइड होना होता है तो ये जो डीएनए है, ये वाला जो डीएनए है, जो पेरेंटल डीएनए है, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है। जब ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगा तो डिवाइड होने के बाद इसमें न्यू न्यूक्लियोटाइड जो सिंथेसाइज होंगे वो इनके साथ आकर अटैच हो जाते हैं, तो एक मिक्सचर बन जाता है। यानी कि पुराने डीएनए के स्ट्रैंड के टुकड़ों का
और जो नए न्यूक्लियोटाइड्स के जो फ्रेगमेंट्स बने हैं उनका आपस में मिक्सचर बन जाता है और उसके रिजल्ट में हमारे पास रेप्लिकेशन हो जाती है। सो मैंने ग्रीन और ये सामने ग्रीन और रेड से इसी वजह से ड्रा किया है। रेड जो फ्रेगमेंट्स हैं वो डीएनए पैरेंटल डीएनए के हैं, जबकि जो ग्रीन है वो नए न्यूक्लियोटाइड से बने हैं, न्यू न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज हुए लेकिन आपस में मिक्सअप हो चुके हैं। तो इस मॉडल को डिस्पर्सिव मॉडल कहते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर आपने 3 मॉडल बता दिए, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल एंड डिस्पर्सल मॉडल। तो सर हमें ये बताइए इन मॉडल्स में से जो ठीक मॉडल है वो कौन सा है। तो इसी चीज को प्रूफ करने के लिए कि क्या सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ठीक है, क्या कंजर्वेटिव मॉडल ठीक है, क्या डिस्पर्सल मॉडल ठीक है, इनमें से कौन सा मॉडल ठीक है, इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे जिसको मिशेल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उससे हमें यह बात प्रूफ हो जाएगी कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ठीक मॉडल है और यह वो मॉडल है जिसके तहत डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।